हरियाणा में तो पूरी तरह गेम ही पलट गया। रुझानों में बीजेपी बहुमत के पार चली गई है। बीजेपी 47 सीटों पर तो कांग्रेस 40 सीटों पर है। अभी जिस तरह से कभी इधर कभी उधर तेजी से रुझान बदल रहे हैं, दोनों पार्टियों के समर्थकों को अभी संयम रखने की जरूरत है। जलेबी या इमरती बांटने खाने का इंतजार करें। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों के लिए काउंटिंग जारी है। रुझानों में बड़ा उलटफेर हो गया है। भाजपा को बहुमत मिल गया है। इससे पहले शुरुआती रुझान में सुबह 8 बजे से कांग्रेस एक तरफा जीत की ओर थी। पार्टी ने 65 सीटों को छू लिया था। भाजपा कम होकर 17 सीटों पर आ गई थी। जैसे ही 9:30 बजे भाजपा टक्कर में आ गई और दोनों में 2-2 सीटों का अंतर रह गया। सुबह 9:44 पर एक समय ऐसा आ गया जब दोनों पार्टी 43 सीटों पर आ गई। फिर भाजपा 46 सीटों तक पहुंच गई। लाडवा सीट से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और जुलाना सीट से विनेश फोगाट और हिसार से सावित्री जिंदल आगे चल रहे हैं। 5 अक्टूबर को हुए प्रदेश में 67.90% वोटिंग हुई थी, जो पिछले चुनाव से 0.3% कम है। देश भर के सारे एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है। कांग्रेस को 50 से 55 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन हरियाणा में जो ट्रैक है वो भाजपा के पक्ष में जा रहा है। लेकिन हरियाणा में जो ट्रेंड है वो भाजपा के पक्ष में जा रहा है। दरअसल 2000 से 2019 तक हरियाणा में हुए 5 विधानसभा चुनाव में 2 बार ऐसा हुआ जब वोटिंग प्रतिशत गिरा या फिर उसमें 1% तक की मामूली बढ़ोतरी हुई। दोनों ही बार राज्य में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनी। उसका फायदा उस समय सत्ता में रही पार्टी को मिला। हरियाणा चुनाव के शुरुआती रुझानों को देखकर एक बात साफ नजर आ रही है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। वहीं जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान से बाहर नजर आ रहे हैं। मौजूदा रुझानों को देखकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव समाप्त होने के साथ ही एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ चुके हैं। हालांकि ये सवाल उठना लाजमी है कि इन एग्जिट पोल पर कितना भरोसा करना चाहिए, खासकर जब पिछले 5 साल में कई मौके पर उनके अनुमान गलत साबित हुए हैं। हालांकि एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां दावा करती हैं कि वे मतदाताओं के मूड के आधार पर अपना पूर्वानुमान तैयारी करती हैं, लेकिन पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों पर करीब से नजर डालें तो एक अलग तरह की तस्वीर सामने आती है। एग्जिट पोल अक्सर चुनाव के नतीजों का सही अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं, जिसके चलते अब उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए को प्रचंड बहुमत से जीत मिली। इसका अंदाजा एक्सेस माई इंडिया, चाणक्य समेत कई एग्जिट पोल नहीं लगा पाए थे। हालांकि एग्जिट पोल में ये जरूर बताया गया था कि एनडीए सत्ता में आ रही है। इतनी बड़ी जीत का अंदाजा लगाने से वे चूक गए। 8 एग्जिट पोल ने औसतन एनडीए को 243 और यूपीए को 105 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था, जबकि नतीजों में एनडीए को 336 सीटें मिली। वहीं भाजपा को 242 सीटें, यूपीए को 60 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। इससे पता चलता है कि एग्जिट पोल जीत के पैमाने का अनुमान नहीं लगा सके। 2019 के लोकसभा चुनावों में अनुमान लगाया गया था कि एनडीए को 306 और यूपीए की 120 सीटें मिलेंगी, लेकिन जब हकीकत में नतीजे आए तो एग्जिट पोल गलत साबित हुए। एनडीए को 353 सीटें मिली और अकेले भाजपा को 303 सीटों पर जीत मिली। यूपीए को 93 सीटें और कांग्रेस को महज 92 सीटें मिली। एक बार फिर एग्जिट पोल मतदाताओं के मूड को भांपने में नाकाम साबित हुए। वोटरों ने एनडीए को अनुमान से कई ज्यादा वोट दिए। इस साल के लोकसभा चुनाव में अधिकांश एग्जिट पोल ने भाजपा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ एनडीए की बंपर जीत की भविष्यवाणी की थी। साथ ही अनुमान लगाया था कि भाजपा अकेले अपने दम पर बहुमत के आंकड़े से कई ज्यादा सीटें जीतेगी, जिसमें एनडीए को 361 से 401 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था। हालांकि एग्जिट पोल के परिणाम गलत साबित हुए। एनडीए को 293 सीटें मिली और भाजपा के खाते में 240 सीटें आईं। एग्जिट पोल के अनुमान सिर्फ लोकसभा चुनाव में ही नहीं गलत साबित हुए, बल्कि कई विधानसभा चुनावों में भी गलत निकले। साल 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनावों में एग्जिट पोल ने अनुमान लगाया था कि भाजपा को 61 सीटें मिलेंगी, जबकि कुछ एग्जिट पोल में 75 से 80 सीटें जीतने का भी अनुमान लगाया गया था। हालांकि नतीजे एग्जिट पोल से बिल्कुल अलग आए। भाजपा को 40 सीटों पर जीत मिली, वहीं कांग्रेस 31 सीटें जीतने में सफल रही, जो एग्जिट पोल के भाजपा के स्पष्ट बहुमत के अनुमान से उलट था।
सी वोटर ने भी भाजपा के 72 सीटें जीतने की भविष्यवाणी की थी, जो गलत साबित हुई। इसी तरह 2023 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल ने कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर की भविष्यवाणी की थी। एग्जिट पोल में राज्य में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया गया था, लेकिन चुनाव के परिणाम आए तो भाजपा ने सत्ता में वापसी की। एक बार फिर एग्जिट पोल पूरी तरह से गलत साबित हुए। भाजपा 90 विधानसभा सीटों में से 54 जीतकर सरकार बनाई। साल 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा को बहुमत मिलने की भविष्यवाणी की गई थी, जिसमें पार्टी को 140 से 162 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया। भाजपा ने 230 विधानसभा सीटों में से 163 सीटें जीतकर राज्य में लगातार 5वीं बार सरकार बनाई। साल 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में कई एग्जिट पोल ने 294 विधानसभा सीटों में से भाजपा के ज्यादा सीटें जीतने का अनुमान जताया था, मगर टीएमसी ने चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया और 215 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। वहीं भाजपा को सिर्फ 77 सीटों पर जीत मिली। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। प्रदेश भाजपा का दावा है कि दिल्ली सरकार के वित्त विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय को जानकारी दी है कि जल बोर्ड के पास बीते 9 साल में 48,400 करोड़ रुपए का कोई हिसाब नहीं। इसे बड़ा घोटाला करार देते हुए भाजपा ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। सोमवार को भाजपा विधायकों ने एक मंच से दिल्ली सरकार को घेरा। पार्टी का आरोप है कि 2013 से जल बोर्ड में घोटाले का खेल शुरू हो गया था। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि एक तरफ दिल्ली की जल मंत्री आतिशी कहती हैं कि उन्हें पैसा नहीं दिया जा रहा, तो वहीं 2016 से 17 से अब तक जल बोर्ड के खाते का ऑडिट ही नहीं किया गया। सचदेवा ने कहा कि 9 मार्च को आतिशी ने एक पत्र लिखा था। इससे खुलासा हुआ कि 49% पानी से कोई रेवेन्यू नहीं आता और अतिरिक्त 15% पानी के उपयोग पर कोई पारदर्शिता नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड में 74% पानी का कोई हिसाब नहीं हो रहा, यानी सिर्फ 26% पानी से ही पूरा जल बोर्ड चल रहा है। इतना ही नहीं, 2021 से 22 के तो खाते ही गायब हैं। दिल्ली जल बोर्ड केजरीवाल के भ्रष्टाचार का प्रमुख अड्डा बन चुका है। रिहायशी इलाकों में 4 दिन पहले ही जल इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज बढ़ाया गया। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता और अन्य बीजेपी विधायकों ने जल बोर्ड में व्यापक भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड को वित्तीय स्थिति गंभीर है, लेकिन इसके बावजूद रिपोर्ट सदन के सामने नहीं लाई जा रही। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि मार्च में मुख्य सचिव ने दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें वित्तीय गड़बड़ियों का उल्लेख था। इस रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। गुप्ता ने आरोप लगाया कि पिछले 6 वर्षों से जल बोर्ड की बैलेंस शीट नहीं तैयार की गई है और 2021, 22 और 23 की बैलेंस शीट भी अब तक तैयार नहीं हुई। इसके बावजूद दिल्ली सरकार ने जल बोर्ड को 28,400 करोड़ रुपए का फंड दिया, लेकिन फिर भी जल बोर्ड के पास धन की कमी का हवाला दिया जा रहा है। बीजेपी विधायक ओपी ने कहा कि दिल्ली को लंदन या पेरिस बनाने का दावा किया गया था, लेकिन अब यहां लोगों को पीने का साफ पानी भी नहीं मिल रहा। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में जल बोर्ड का कोई काम सही ढंग से नहीं हो रहा और सीवर की समस्या से लोग परेशान हैं। छतरपुर विधायक करतार सिंह तंवर ने भी आरोप लगाया कि जल टैंकरों के पेमेंट में देरी हो रही है, जिससे टैंकर चालक हड़ताल पर जाने की धमकी दे रहे हैं। बीजेपी ने इस मुद्दे को राष्ट्रपति तक पहुंचाने की योजना बनाई और इसके लिए जल्द ही एक मेमोरेंडम प्रस्तुत किया जाएगा। बीजेपी नेता राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि उन्होंने दिल्ली के लोगों को गुमराह किया है और जल बोर्ड में हो रहे घोटाले को छुपाने के लिए ऑडिट नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस घोटाले की वजह से दिल्ली के लोगों को गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। परिणाम से पहले सामने आए एग्जिट पोल्स में कांग्रेस को बहुमत मिलने की बात कही जा रही है। हालांकि दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी दावा कर रही है कि वह राज्य में लगातार तीसरी बार सत्ता में आएगी। इन सब दावों के बीच सिरसा विधानसभा सीट से उम्मीदवार गोपाल कांडा ने ऐसा दावा कर दिया है जिससे हर कोई हैरान है। आइए जानते हैं कि गोपाल कांडा ने क्या कुछ कहा। सिरसा विधानसभा सीट से उम्मीदवार गोपाल कांडा ने कहा है कि हरियाणा सरकार सिरसा से बनेगी। गोपाल कांडा ने साफ तौर पर कहा कि एग्जिट पोल गलत है। उन्होंने कहा कि मैं कभी भी कांग्रेस की तरफ नहीं जाऊंगा। कांडा ने आगे ये भी कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले आएंगे। गोपाल कांडा ने कहा कि इंतजार कीजिए, हमारी सरकार बनेगी।
सिरसा में मुख्य मुकाबला हरियाणा लोकहित पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व मंत्री गोपाल कांडा और कांग्रेस प्रत्याशी गोकुल सेतिया के बीच माना जा रहा है। वहीं जेजेपी और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी मुकाबले को रोचक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गोपाल कांडा और गोकुल सेतिया का घर आमने सामने है और चुनावी मैदान में भी दोनों आमने सामने हैं। बता दें कि भाजपा ने गोपाल कांडा के समर्थन में सिरसा से अपने उम्मीदवार का नाम वापस ले लिया था। हरियाणा लोकहित पार्टी के नेता कांडा सिरसा से विधायक हैं। इस पार्टी की स्थापना कांडा ने ही की थी। वे पूर्व में राज्य के गृह, उद्योग एवं नगर निकाय मंत्री के तौर पर भी सेवाएं दे चुके हैं। दिल्ली की एक अदालत ने एक एयर होस्टेस को आत्महत्या के लिए उकसाने के हाई प्रोफाइल मामले में नेता को हाल ही में ही बरी किया था। बीते चुनाव में गोपाल कांडा ने सिरसा विधानसभा सीट मामूली अंतर से जीत ली थी। निर्वाचन कांड ने अपने निकटतम उम्मीदवार निर्दलीय गोकुल सेतिया को 602 वोटों से हराया था। वहीं एग्जिट पोल के अनुमान से कांग्रेस की उम्मीदें सातवें आसमान में हैं। पार्टी पूरी तरह से आश्वासित है कि 10 साल के बाद सत्ता में उसकी वापसी हो रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस सत्ता संभालने की तैयारी शुरू कर चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी सर्वे रिपोर्ट में कांग्रेस को बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया है। इधर एग्जिट पोल को देखते ही कांग्रेस में इतनी उत्साह बढ़ गई है कि अभी से मुख्यमंत्री किसे बनाना है, कौन हो सकता है अगला मुख्यमंत्री, इसको लेकर पार्टी के अंदर मंथन तक शुरू हो चुका है। वहीं सीएम पद के लिए अलग अलग नेता ताल ठोकने में लग चुके हैं। सीएम पद की रेस में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, दीपेंद्र हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और उदय भान के नाम सबसे आगे चल रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों से एक दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फिर कहा कि वह ना तो टायर्ड हैं और ना ही रिटायर्ड। उन्होंने मुख्यमंत्री पद की उनकी दावेदारी से जुड़े सवाल पर यह टिप्पणी की। हुड्डा ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस आलाकमान के फैसले को पार्टी के सभी नेता मानेंगे। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता चंपई सोरेन स्वास्थ्य संबंधित कारणों से अस्पताल में भर्ती थे। अब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। उन्हें ब्लड शुगर से जुड़ी समस्याओं के कारण शनिवार की रात को अचानक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चंपई सोरेन को फोन करके उनका स्वास्थ्य का हालचाल जाना है। चंपई सोरेन के एक सहयोगी ने जानकारी दी है कि पीएम मोदी ने सुबह चंपई सोरेन को फोन किया है और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली है। पीएम मोदी ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। चंपई सोरेन बीते शनिवार को ब्लड शुगर लेवल में गिरावट के कारण अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जानकारी के मुताबिक चंपई ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा था कि वह काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं और जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। अब चंपई ने जानकारी दी है कि ईश्वर तथा पुरखों की कृपा, डॉक्टरों के अथक प्रयास और आप सभी की प्रार्थना एवं आशीर्वाद से मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। बीते अगस्त महीने में चंपई सोरेन ने अनादर और अपमान का आरोप लगाते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा दे दिया था और भाजपा में शामिल हो गए थे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन को 2 फरवरी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था। हालांकि हेमंत के जमानत पर जेल से वापस आते ही चंपई को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अस्पताल से छूटते ही चंपई सोरेन एक बार फिर से राजनीति सभा शुरू कर दी है। उन्होंने जामताड़ा में माझी परगना महासम्मेलन में भाग लिया है। उन्होंने लोगों से आदिवासी अस्मिता एवं आत्मसम्मान के जन आंदोलन का हिस्सा बनने की अपील की है। बता दें कि इसी साल के आखिरी में झारखंड में विधानसभा चुनाव आयोजित किया जाना है। इसी साल के नवंबर या दिसंबर में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। चुनाव आयोग अगले हफ्ते तारीखों का ऐलान भी कर सकता है। इसको लेकर सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। झारखंड बीजेपी ने प्रदेश की सभी निर्वाचन क्षेत्रों से 3 उम्मीदवारों की सूची तैयार की है। सूत्रों के मुताबिक आज ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ अहम बैठक में राज्य इकाई 3 में से एक पर मुहर लगा सकती है। बताया गया है कि टिकट के लिए जीतने की क्षमता एकमात्र मापदंड है, जिस पर बीजेपी ने उम्मीदवार चयन में ध्यान केंद्रित किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के परिवार के सदस्यों को भी टिकट देने से नहीं कतराएगी। ये भी कहा गया है कि सभी 28 आदिवासी बहुल सीटों पर पार्टी आदिवासी उम्मीदवारों को ही उतारेगी। सूत्रों ने बताया है कि बीजेपी झारखंड में आजसू को 9, जेडीयू को 2 और एलजेपी को 1 सीट दे सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ।